साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बार और हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिंदुओं के पूजा पाठ पर रोक लगाने से संबंधित याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी। आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट ने पूजा की अनुमति दी थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहां से अब मुस्लिम पक्ष के हाथ निराशा लगी है। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता को आदेश दिया है कि जिलाधिकारी व्यास तहखाने की सुरक्षा करें, सुरक्षा में कोई चूक ना हो। वहीं अगली सुनवाई 6 फरवरी को होने वाली है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण पूर्वी तहखाने में वाराणसी की जिला अदालत के जरिए मंदिर पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी। बताया जा रहा है कि वाराणसी के जिला जज ने बुधवार को अपने आदेश में वादी और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी से तहखाने में मौजूद मूर्ति की पूजा करने की व्यवस्था करने का जिलाधिकारी को निर्देश दिया। मस्जिद पक्ष की याचिका में जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग हुई थी, जहां एक बार फिर मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट की ओर से झटका लगा और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। जब से तहखाने में व्यास जी तहखाने में पूजा करने की मांग की गई थी और जब से पूजा करने को मंजूरी मिली थी, लगातार मुस्लिम पक्ष में नाराजगी देखने को मिल रही थी और इसी नाराजगी के चलते मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में एक गुहार लगाई कि इस पूजा पर रोक लगा दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट की ओर से इस बाबत इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर से झटका मिला है। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट ने झटका दिया है। पूजा रोकने को लेकर हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए किरण, यहाँ पर मामला लगातार चल रहा है और आप देखें तो ये मामला पुराना है। हालांकि अगस्त 2021 में जब 5 महिलाओं ने सिंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए अर्जी दी, तब से मामला लगातार चर्चा में है। और जिस तरह से यहाँ पर 1993 के बाद से ब्यास तहखाने में पूजा अर्चना बंद थी, इस पर यहाँ पर फैसला आया है जिला अदालत का। उस अदालत के फैसले के बाद वहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई है और पूजा अर्चना शुरू होने के बाद वहाँ पर चहलकदमी शुरू हो गई है और सियासी जो गर्मी है वो भी यहाँ पर देखी जा सकती है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग इसको लेकर भी तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। अगर बात करें हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, तो वहाँ पर जो उसके अध्यक्ष है मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले में उनको सदमा लगा है और यहाँ पर वही लग रहा है कि जैसे अंग्रेजों का दौर आ चुका है कि अंग्रेजों के दौर में भी हिंदू और मुसलमानों को लड़ने का काम किया जाता रहा और ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों का दौर यहाँ पर वापस आ चुका है। तो भाई अगर उलेमा हिंद की बात करें तो अरसर मदनी ने भी यहाँ पर कहा है कि निश्चित रूप से ये यहाँ पर बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और जिस तरह से यहाँ पर अदालतें कर रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्न भी उठता है कि यहाँ पर हिला बहाली क्यों हो रही है और क्यों इतनी जल्दबाजी में फैसला दिया गया है। तो निश्चित रूप से हमने वहाँ पर यह भी देखा है कि मुस्लिम पक्ष है, आज जुम्मा है, उसके लिए यहाँ पर लगातार लोग नमाज पढ़ने वहाँ पर गए थे। चाक चौबंद व्यवस्था थी और वहाँ पर अगर हम देखा जाए तो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से बंद का ऐलान भी किया गया था किरण। और बंद की अगर बात करें तो बनारस में भी मुस्लिम वर्ग के लोगों ने दुकानें बंद की और ये बंद का असर केवल बनारस में नहीं बल्कि लखनऊ में भी देखने को मिला है। यहाँ पर जो चौक इलाका है, जो आपका पुराना लखनऊ इलाका है, वहाँ पर तमाम जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी दुकानें बंद की और तमाम तरह की घटनाएं यानी दुकान बंद होने की, बंद की यहाँ पर खबरें आई हैं। हालांकि कोई छुटपुट घटना यहाँ पर सामने नहीं आई क्योंकि यहाँ पर पूरी व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। पच्चू के जिस तरह से ज्ञानवापी मामला चल रहा है उसके लिए यहाँ पर भी प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पर यहाँ पर है। किरण जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद गौरव। यूपी में विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। ये बजट सत्र 11 दिन चलेगा। 5 फरवरी को सरकार 2024-2025 का बजट पेश करेगी। सरकार ने इसके लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र 2024 की शुरुआत काफी ज्यादा हंगामेदार रही। सत्र शुरू होने से पहले ही सपा विधायक हाथ में तख्तियां लेकर यहां पहुंचे। उन्होंने गेट पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सीएम योगी के साथ विधानसभा में प्रवेश करते वक्त एनडीए विधायकों ने जमकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके बाद जैसे ही सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू हुआ, विपक्षी विधायक राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाने लगे। बहुत अच्छा रहा, माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ
और हमारी सरकार की सभी उपलब्धियां उन्होंने बताने का काम किया। 2017 से पहले जो जंगल राज था इस उत्तर प्रदेश को, आज राम राज की तरफ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है और बड़ा अच्छा वातावरण रहा है। विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ विपक्ष ने काफी हंगामा किया। विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरह से खत्म हो चुका है और उनका काम ही हंगामा करना। विपक्ष का ये उनका भी काम आरोप है कि सत्र बजट में किसानों को लेकर किसी प्रकार का कोई नया न कुछ नहीं था। आज किसानों को गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया है। आज किसान रात को भी खेत जा सकता है। 2017 से पहले किसान दिन में खेत नहीं जा सकता था, रात की बात छोड़ दो। आज कोई भी चीनी मिल ऐसी नहीं है जो 14 दिन में गन्ने का भुगतान न कर रही हो। पीछे 2017 से पहले 2-2 साल का गन्ने का भुगतान बकाया था। इन लोगों को ना विधानसभा पे यकीन है, ना सदन पे यकीन है, ना मीडिया पे यकीन है, ना भारत के चुनाव आयोग पे यकीन है। आज विधानसभा का पहला दिन था, कैसा रहा विधायक जी? बहुत शानदार था। पूरा विधानसभा राममय थी। हम लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, सबको धन्यवाद दिए, जय श्री राम के नारे लगाए। विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया विधानसभा सत्र के दौरान। वो तो उनकी आदत है, चाहे जितना अच्छा हो उनको हंगामा ही करना रहता है। देखिए, पहला दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण होना था, मगर उन्होंने जो ये सरकार जिस तरीके से हर जगह हर मुद्दे पे फेल है, उन्होंने भी उस सरकार की महिमा मंडप करने का काम किया और हम लोग ने विपक्ष होने के नाते उस जो ये बजट है, क्योंकि इसमें नौजवान किसानों किसी का हित नहीं है, उसका पूरी तरीके से विरोध किया। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए, सदन में हंगामा होना बिल्कुल आम बात हो गई है। लगभग हर सदन से पहले इस तरह के हंगामे देखने को मिलते हैं, लेकिन आज जो हंगामा विधानसभा के बाहर हुआ, इसमें क्या कुछ अलग देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए, पिछले 15-16 सालों से विधानसभा का कवरेज मैं खुद कर रहा हूं और जब भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो उस दौरान विपक्ष जो है हंगामा जरूर करता है, लेकिन परंपरा के अनुरूप आज भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो है वो अभिभाषण करने पहुंचे थे बजट सत्र के शुरुआत में। लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ, हालांकि ये पहले ही अंदाजा लगाया जा चुका था कि विपक्ष जो है जमकर हंगामा करेगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही समाजवादी पार्टी जो है वो हाथों में तख्ती लेके विधान परिसर में जो धरना है वो देते हुए नजर आए थे। इसके बाद ये अंदाजा लगाया गया था कि अंदर जरूर हंगामा होगा। जैसे ही राज्यपाल सदन में पहुंचती हैं तो पहले तो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाए जाने के बाद जैसे भाषण शुरू होता है, विपक्ष जो है और ज़्यादातर समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं न कहीं राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं। हालांकि इस बीच राज्यपाल जो है वो अपने अभिभाषण को पूरा करती है, लेकिन बीच बीच में उन्होंने भी कहीं न कहीं विपक्ष को चेताया, कहा कि आप कह रहे वापस जाओ तो देखेंगे कौन वापस जाएगा। और ये भी राज्यपाल कहते हुए नजर आए कि और शोर मचा, और अधिक शोर मचा लो। तो जाहिर बात ये चीज़ है, लेकिन आज जो सदन में एक चीज ऐसी रही जो कि इतिहास में उसका कहीं न कहीं आगे चल के चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी या फिर हम बात पहले सत्ता पक्ष की, सत्ता पक्ष यानी एनडीए के जितने भी विधायक थे, आपने देखा होगा कि उनके सबके गलों में जय श्री राम नाम का पटका जो है वो था, यानी कि एक ड्रेस कोड में नजर आ रहे थे। वहीं समूचा विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं के एक ड्रेस कोड में नजर आ रही, यानी कि उनके भी गले में पटका था लेकिन उसमें जय श्री राम नहीं लिखा था। यानी कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों एक एक ड्रेस कोड में नजर आ रहे। तो जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए गए और उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष ने राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए, हंगामा किया, वो कहीं न कहीं चर्चा के विषय आने वाले समय में भी बना रहेगा। यानी कि कुल मिला के आज का जो सत्र रहा, आज की जो सदन कार्रवाई रही है, अभिभाषण के दौरान जो चीजें घटी हैं, चाहे वो ड्रेस कोड को लेके हो, चाहे वो हंगामे को लेके हो, वो कहीं के कुछ अलग होती हुई दिखाई दी है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से हुई मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा कि 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार एवं साधुवाद। वहीं पीएम मोदी ने भी निमंत्रण स्वीकार करते हुए साफ लिखा कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार, आचार्य प्रमोद कृष्णम। लेकिन इस निमंत्रण को लेकर अलग ही सियासी कयास लगने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस से तत्काल प्रभाव से निष्कासित होने का एक लेटर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस लेटर को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक सामने नहीं आया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर ही पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के लिए जाने जाते रहे हैं। राम मंदिर के न्योते को लेकर भी उन्होंने अपनी ही पार्टी को घेरा था और पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए थे। वहीं अब ये बात भी हवा में घुलने लगी है कि जल्द ही आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा में नजर आएंगे। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए, जिस तरह से प्रमोद कृष्णम पर ये सवाल उठने लगे हैं, जिस तरह से एक लेटर वायरल हो रहा है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? क्या सच में आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए किरण, आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर बात की जाए तो कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके का विवाद जो है वो उनके साथ उठा हो। इससे पहले आपने देखा होगा 2022 का विधानसभा जब चुनाव था तो प्रमोद कृष्णम जो हैं वो 2019 के लोकसभा का चुनाव जो है वो कांग्रेस से लड़ते हैं, लखनऊ से ही लड़ते हैं। उसके बाद क्या है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ उनकी बस में गदा लेते हुए उनके साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ जाते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ नेताओं के साथ नजर आते हैं। उसके बाद लगातार कई ऐसी बयानबाजियां भी प्रमोद कृष्णम करते हैं जो कि कहीं न कहीं कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, कांग्रेस की ही छीछा लेदर कराती है। और अब जबकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए और उसकी बाकायदा मुलाकात करते हुए फोटो जो है अपने ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स पे उन्होंने एक प्रकार के डाली है, तो उसके बाद कहीं न कहीं ये एक लेटर वायरल होना शुरू हुआ और लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लेकिन जब इस वायरल लेटर की सच्चाई प्राइम टीवी ने जानी और कांग्रेस के कई बड़े बड़े लीडरों से बात की तो सच्चाई ये पता चली कि फिलहाल ये लेटर जो अभी फर्जी है, लेकिन फर्जी लेटर तो है, लेकिन जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम की कार्यशैली है, जिस तरीके से वो लगातार ऐसे विवादित होते हुए नजर आते हैं, तो हो सकता है आगे चलकर कांग्रेस कोई कार्रवाई करे। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी से मिलने का जो मामला है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो कांग्रेस नेता के साथ साथ एक पीठाधीश्वर भी हैं, एक महंत भी, एक संत भी, तो जाहिर बात है कि वो उनके यहाँ कार्यक्रम होने वाला है तो प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने गए, तो जैसा कि उन्होंने लिखा भी है, जैसे कि बात बाहर आई है। लेकिन जहां तक लेटर की बात करें तो फिलहाल अभी जो लेटर वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। बाराबंकी में लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। एक ओर जहां सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की तमाम कोशिशें कर रही है, वहीं कई अध्यापक सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। नया मामला बाराबंकी के सूरतगंज के रतनपुर कंपोजिट विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय बेहटा करमुल्लापुर का बताया जा रहा है। आरोप है कि यहाँ सरकारी अध्यापक समय पर विद्यालय आते ही नहीं है। आरोपों की माने तो अध्यापक यहाँ घंटे भर देरी से स्कूल पहुंचते हैं और कई अध्यापक तो ऐसे भी हैं जो स्कूल आने की जहमत तक नहीं उठाते। खंड शिक्षा अधिकारी लगातार जिले में जांच करने का दावा करते रहते हैं, लेकिन अगर ये दावा सच है तो भी किसी भी लापरवाह टीचर को शायद कार्रवाई तक का खौफ नहीं रह गया है। बताया जा रहा है कि सूरतगढ़ क्षेत्र में कई ऐसे विद्यालय हैं, लेकिन इनमें ऐसे विद्यालय ज्यादा हैं जहां हेड अध्यापक और सहायक अध्यापक तक कई दिनों तक स्कूल आने मुनासिब नहीं समझते। वहीं ये भी आरोप सामने आ रहे हैं कि इस बाबत कोई भी जिम्मेदार ठोस कदम नहीं उठा रहा है। आज कौन कौन टीचर आए हैं? हरिओम वर्मा और रजनीश कुमार। कौन कौन आए हैं? हरिओम वर्मा और रजनीश कुमार। विद्यालय का नाम क्या है? पूर्व विद्यालय बेहटा करमुल्लापुर। इसमें मैडम आज आई नहीं आई? नहीं आई है। कब तक आती हैं? 26 जनवरी को आई थी, उसके बाद नहीं आई है। नाम क्या आपका? पंकज कुमार। आपका नाम? प्रियांशु। आपका नाम क्या है? विकास। मैडम कब से नहीं आई स्कूल? 26 जनवरी को आई थी, उसके बाद नहीं आई। उनका नाम क्या है? सपना वर्मा।
किस क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 5। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी आनंद अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, जिस तरह से छोटे बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल में टीचर्स नहीं पहुंचते हैं, इस मामले पर अब तक क्या कोई एक्शन लिया गया है या फिर ऐसे ही अभी भी ये स्कूल और बच्चे बदहाली के आंसू रो रहे हैं? विद्यालय है जहाँ टीचर घंटों देर पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी 4 टीचर हैं तो एक ही टीचर पहुंचते हैं विद्यालय को। शायद संपर्क टूट चुका है। सरकारी स्कूल पर जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं टीचर्स के स्कूल ना पहुंचने का, ये सच में सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन सरकार की मंशा अलग और जिस तरह से ये टीचर्स काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।